हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। यानी प्रेशर बोलते हैं हम दबाव को, विंड्स मतलब हवाएं, स्टॉर्म्स तूफान और साइक्लोन्स मतलब चक्रवात। प्रोब एंड पॉन्डर देखते हैं हम। Why are winds stronger on some days than on others? कि कुछ दिनों में हवाएं दूसरे दिनों की कंपैरिजन में ज़्यादा तेज क्यों चलती है? Why are water tanks usually placed at a height? कि जो पानी की टंकियां होती हैं वो ज़्यादातर ऊंचाई पर ही क्यों लगाई जाती हैं? कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस? कि क्या रियल में जो एयर प्रेशर है वो हमें क्रश कर सकता है, कुचल सकता है? व्हाट कॉजेज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स? कि तूफान और साइक्लोन किस कारण से बनते हैं? इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे, वुड साइक्लोन स्टिल फॉर्म? क्या तब भी साइक्लोन बनेंगे? शेयर योर क्वेश्चंस। आपके माइंड में इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन हो आप उसे शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। You must have observed fallen leaves on the ground, swirling in the air or being swept away, and trees swing or even bending when a storm wind blows. क्या कह रहा है ये कि आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा जमीन पर जो गिरी पत्तियां होती हैं हवा में घूमती हैं या उड़ जाती हैं, और तेज हवा चलने पर क्या होता है, पेड़ हिलते हैं या कभी कभी झुक जाते हैं। Have you ever wondered why fallen leaves rise in the air or trees sway or bend? कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो गिरी हुई पत्तियां हैं वो हवा में क्यों उड़ जाती है या पेड़ क्यों हिलते या झुकते हैं? Does the wind exert force on fallen leaves to make them rise or on trees to bend? कि क्या हवा पत्तियों पर फोर्स डालती है जिससे वो ऊपर उठती हैं या पेड़ों पर फोर्स डालती है जिससे वो झुकते हैं? Recall other similar effects of the force exerted by wind like slamming of doors or rattling of windows or fluttering of clothes. हवा जो भी हवा द्वारा लगाए गए जो फोर्स के जो बाकी इफेक्ट है उन्हें याद करो, जैसे दरवाजों का जोर से बंद होना, खिड़कियों का हिलना या कपड़ों का फड़फड़ाना। हाउ डज द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड मेक दिस हैपन? कि हवा द्वारा जो हवा है वो कैसे फोर्स लगाकर ऐसे कर पाता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड क्रिएट्स विंड प्रेशर विच कॉजेज these इफेक्ट्स। कि जो हवा है फोर्स एक्सर्ट करता है कौन, विंड, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, विंड प्रेशर क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से जो इन सभी इफेक्ट को करता है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, क्या समझेंगे, फोर्स और प्रेशर को, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट्स लाइक थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। और क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम ये जानेंगे कि कैसे आंधी तूफान साइक्लोन जैसी ये जो पावरफुल नेचुरल इवेंट्स होती है ना, ये किस तरीके से क्या करता है, घटनाओं को इफेक्ट करता है, इनका क्या क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को हम रीड करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6.1 टॉपिक प्रेशर। तो देखते हैं। मेघा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। मेघा और उसका भाई पवन पिकनिक पर जा रहे हैं। दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन दियर बैग्स। तो वो अपने बैग में एक जैसा सामान लेकर पिकनिक की जगह तक पैदल जा रहे हैं। ऑन द वे, रास्ते में पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग एंड लुक्स अनकंफर्टेबल। तो रास्ते में पवन बार बार ना अपना बैग ठीक करता रहता है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है। मेघा पूछती है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद योर बैग? कि क्या तुम्हारे बैग में कोई प्रॉब्लम है? पवन रिस्पॉन्ड्स, यस इट इज हर्टिंग माई शोल्डर्स। तो पवन जवाब देता, हाँ अभी ये तो मेरे शोल्डर्स को क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है।
मेघा सेज, मेघा कहती है बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी, कि हम दोनों की बैग तो बराबर ही मतलब हैवी है, जो मटेरियल उसमें है, वही मेरे बैग में है। तो व्हाई डज योर बैग हर्ट, तो तुम्हारा बैग क्यों तुम्हें हर्ट कर रहा है, क्यों दर्द कर रहा है। एंड माइन डजंट, और मेरा बैग नहीं कर रहा। पवन रिफ्लेक्ट्स फॉर अ मिनट एंड सेज परहैप्स इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्टेप्स ऑफ आवर बैग। तो पवन क्या कहता है कि वो मतलब कुछ टाइम सोच के बोलता है कि शायद ये हमारे बैग की जो स्ट्रिप्स होती है ना, पट्टियां होती हैं, उनके डिफरेंस की वजह से है। माई बैग हैज़ नैरो स्टेप्स वाइल योर बैग हैज़ ब्रॉड स्टेप, कि मेरे बैग की जो ये तनियाँ है ना, जो पट्टियाँ से होती हैं, वो कहता है मेरे बैग की वो तो पतली है, जबकि तुम्हारे बैग की पट्टियाँ जो वो कैसी हैं, चौड़ी है। कैन द शेप और साइज ऑफ द स्टेप रियली मेक अ डिफरेंस, कि क्या शेप और ये जो भी बैक की स्टेप्स थी है ना, जो ये चौड़ी है पतली है, क्या ये रियल में इसकी वजह से ये ऐसा डिफरेंस बनाता है, ऐसा रियल में हो सकता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, आइए हम फाइंड आउट करते हैं। When we carry a bag, जब हम कोई बैग कैरी करते हैं, we feel its weight because of the force of gravity acting on our shoulder, तो हम फील करते हैं उसके वेट को, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो कि हमारे शोल्डर पर एक्ट होता है। द वेट ऑफ द बैग विथ नैरो स्टेप्स एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया ऑफ आवर शोल्डर, तो क्या कह रहा है कि जो वेट होता है बैग का, किसके साथ, जो नैरो बिल्कुल पतली स्ट्रिप्स होंगी जिनकी, वो स्मॉल एरिया पे एक्ट करती है हमारे शोल्डर पे। वेयर एज द वेट ऑफ द बैग, जबकि जिस बैग की स्ट्रिप्स कैसी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, इज स्प्रेड आउट, वो फैली होती है ओवर अ लार्ज एरिया, वो ज़्यादा एरिया में फैली होती है ऑफ अवर शोल्डर, हमारे शोल्डर के। It is due to this the reason that we feel more comfortable carrying a bag with broader steps than one with narrow step. तो यही रीज़न होता है कि हम कंफर्टेबल फील करते हैं कैसे बैग के साथ, जिनकी पट्टियाँ कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, किसके कंपैरिजन में, जिनकी पट्टियाँ पतली होती हैं, ठीक है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। Although both bags have the same weight, चाहे दोनों वो बैगों का वेट सेम है, ठीक है, since the area over which the force acts is involved, we define a quantity called pressure, और जिसमें कि एरिया जिस फोर्स के ऊपर एक्ट कर रहा है उसे हम प्रेशर बोलते हैं, और जो क्या होता है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपको याद रखना है प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। At this stage, we will consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed, कि इस स्टेज पर हम सिर्फ उन फोर्सेस को ही कंसीडर करते हैं जो एक्ट करता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर करेगा, ठीक है, सरफेस पर, जिसमें कि प्रेशर को कंप्यूट किया जाता है। अब देखो, ब्रॉड स्टेप्स रिड्यूस द प्रेशर, अब देखो जिनकी चौड़ी पट्टियां होती हैं वो प्रेशर को कम कर देती है, एक्सर्टेड बाय द बैग, जो बैग एक्सर्ट करता है, एंड आवर शोल्डर्स एज कंपेयर टू नैरो स्टेप्स, ठीक है, और हमारे शोल्डर्स को किसके कंपैरिजन में, नैरो वाले की बजाय। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग अ बैग विद ब्रॉड स्टेप्स, इसलिए हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं किसमें, जो चौड़े वाली पट्टियां वाली बैग के साथ। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इट फील्स ईजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विद अ ब्रॉड हैंडल देन विद अ नैरो हैंडल, कि क्या अब आप ये समझा पा रहे हैं कि पानी से भरे, ठीक है, जो चौड़े वाली बाल्टी है उसके हैंडल को उठाना, और जो किसकी बजाय नैरो, ठीक है, जो पतली सी इस तरीके से नैरो हैंडल वाली उसकी बजाय उठाना आसान क्यों लगता है। सिमिलरली वी हैव सीन दैट व्हेन पीपल carry loads like pots or vegetables basket on their head, they often place a round piece of cloth under the loads, कि क्या आपने सेम इसी तरह आपने देखा जब लोग सिर पे बर्तन या सब्जियों के टोकरे वगैरह चीजें रखते हैं, है ना, तो वो हमेशा जो बोझ के नीचे हमेशा कपड़े का ना एक गोल टुकड़ा रख देते हैं, जैसे इन्होंने रखा हुआ है ना, ये इस तरीके से रख देते हैं ना, तो ऐसा क्यों ऐसा करते हैं। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस प्रेशर, दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि प्रेशर मतलब अब देखो
यहाँ पे ये गोल राउंड में जो ये कपड़ा इस तरीके से रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? और जो हमने यहाँ पे अभी बकेट की बात की थी, तो दोनों में क्या है, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्या किया जाए, प्रेशर को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एरिया, एरिया को बढ़ाकर, ओवर व्हिच द वेट एक्ट, जिसमें कि वेट एक्ट करता है। ठीक है? अब देखो हमारे पास प्रेशर की आती है डेफिनिशन। प्रेशर क्या? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है? और इसकी जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, वो है न्यूटन। ठीक है? फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। एंड दैट ऑफ एरिया, एरिया का हमें पता है यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसीलिए जो एसआई यूनिट होगी प्रेशर की, वो बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? और जो इसकी जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं पी ए। ठीक है? तो देखो आपने इसकी यूनिट को कैसे याद रखना है। प्रेशर है, ठीक है? प्रेशर क्या है हमारा, फोर्स बाय में एरिया है। ठीक है? तो प्रेशर की यूनिट हम क्या बोलते हैं, पास्कल। और इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है? अपॉन एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? तो 1 पास्कल हमारा इसके इक्वल होता है। ठीक है? तो कोई भी जो यूनिट बनती है वो हमें पता है कैसे बनती है, वो फॉर्मूले के ही अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है? फोर्स की यूनिट हमारी क्या है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, इसकी प्रेशर की यूनिट बन जाएगी। ठीक है? अब देखो ये क्या कह रहा है, if a force of 100 Newton is applied on a cardboard of area 2 मीटर स्क्वायर, कि अगर एक फोर्स, क्या कह रहा है वो, कि अगर एक 100 न्यूटन का फोर्स 2 मीटर स्क्वायर वाले कार्डबोर्ड पर लगाया जाए, देन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कार्डबोर्ड विल बी, तो जो प्रेशर कार्डबोर्ड पर लगाया गया है, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाइड ऑन द कार्डबोर्ड, की कार्डबोर्ड पर लगाया गया प्रेशर होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय में एरिया। ठीक है? क्या होता है प्रेशर का, फोर्स बाय एरिया। ठीक है? अब देखो फोर्स हमारे पास क्या दिया गया है, फोर्स गिवन है हमें 100 न्यूटन। ठीक है? फोर्स हमारे पास क्या गिवन है, 100 न्यूटन है, तो हमने वो लिख दिया। एरिया कितना है हमारे पास, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है? तो अब देखो, अब हम इसको करेंगे, 2 1 2, ये कैंसिल आउट होके 50 हो जाएगा। तो हमें पता है 50 हमारा आंसर है, और उसके पीछे आपको यूनिट जरूर लगानी है। ठीक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल भी लिख सकते हैं। देयर आर मैनी सिचुएशन इन डेली लाइफ वेयर प्रेशर प्लेज अ रोल, कि हमारी लाइफ, डेली की लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि प्रेशर का क्या होता है, रोल होता है। कंडक्ट द एक्टिविटीज गिवन इन टेबल 6.1, कि आपको एक्टिविटीज गिवन है 6.1 में, आपने इसको कंडक्ट करना है, रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशंस को। एक्सप्लेन हाउ प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द मोड ऑफ एक्शन अंडरटेकन फॉर ईच एक्टिविटी, और आपको समझाना है कि प्रेशर किस तरह हर एक्टिविटी के लिए अपनाई गई जो आपकी एक्टिविटी है उसको कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है? उसको कैसे प्रभावित करता है। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सेफ्टी। द एक्टिविटीज लिस्टेड इन टेबल 6.1, कि जो भी एक्टिविटी 6.1 टेबल में की है, शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, तो आपने उस एक्टिविटी को करना है किसी एडल्ट की सुपरविजन में, उनकी निगरानी में करना है। ठीक है? तो देखते हैं टेबल 6.1, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस को आपको रिकॉर्ड भी करना है। तो क्या गिवन है, इधर आपको एक्टिविटी दी है, यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन यानी करने का तरीका, कैसे कर रहे हो। यहाँ आपको बताना है इजी और डिफिकल्ट टू परफॉर्म, कि उसे करना आसान है या मुश्किल है, जैसा भी है तो आपको आगे उसका रीजन भी देना है। ठीक है? तो देखते हैं, पहले हमारे पास है एक्टिविटी फर्स्ट में, ड्राइविंग एन आयरन नेल, कि आपको लोहे की कील को ठोकनी है। ठीक है? अब दो तरीके हैं, पहला तो है बाय द हेड ऑफ द नेल, कि आप जो कील है उसके सिरे से ठोक रहे हो। ठीक है? दूसरा है बाय द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, पॉइंटेड एंड का मतलब क्या है, कील के, ठीक है, दूसरा है कि कील के नुकीले सिरे से आप उसको ठोक रहे, पॉइंटेड एंड है। अब आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सा इजी होगा, कौन सा डिफिकल्ट होगा और क्यों। ठीक है? तो देखो, ये अगर हम जो
नेल के हेड से करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये होगा हमारे लिए ईज़ी, ठीक है? ये हमारे लिए ईज़ी होगा। क्यों होगा? आपको उसका रीज़न भी देना है। क्यों होगा? क्योंकि देखो जब हम क्या करते हैं, हम नेल की हेड पे करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि उस टाइम जो जब भी हम नेल को हीट करते हैं नेल के हेड पे, तो जो ट्रांसफ़र कर देता है, जो फ़ोर्स जो लगा है किस पे, ठीक है, प्रॉपरली इनटू द नेल, और जो नेल है, नेल गो स्ट्रेट इनटू द वुड, जो नेल होती है आपकी, वो लकड़ी के बिल्कुल सीधे जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हेड है उसका नेल का, वो प्रोवाइड करता है स्टेबल और ब्रॉड सरफेस देता है हैमर को, तो इसीलिए ये क्या होगा आपके लिए इजी होगा। बट अब अगर हम उसकी पॉइंटेड एंड से करते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा डिफ़िकल्ट, ठीक है? ये होगा डिफ़िकल्ट। अब इसका क्या रीज़न है? क्योंकि जो पॉइंटेड एंड है, देखो ये जो पॉइंटेड एंड है, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है और अनस्टेबल होता है, ठीक है? और कई बार क्या होता है कि मान के चलो कि अब हम इसको हैमर कर रहे हैं, तो कई बार हैमर है वो स्लिप हो सकता है, नेल है जो, ये जो कील है वो मुड़ सकती है या टूट सकती है, ठीक है? और ये क्या है कि लकड़ी के अंदर जो वुड है उसके अंदर प्रॉपर भी नहीं जाता, तो और ये रिस्की भी होता है, और कई बार मतलब क्या होता है कि बहुत ही हार्ड भी होता है ऐसा करने में, ठीक है? तो ये डिफ़िकल्ट है। अब सेकंड दिया गया है आपको, कटिंग एन एप्पल विद द नाइफ, कि आपको चाकू से एप्पल को कट करना है। आप देखो, यूजिंग द शार्प एज ऑफ द नाइफ, यूजिंग द ब्लंट एज ऑफ द नाइफ, क्या आप यहाँ पे तो यूज कर रहे हो शार्प एज का, और यहाँ पे ब्लंट, ठीक है, ये तो काफी क्या होगा, नुकीला तेज धार वाला ले रहे हो आप, ठीक है, तेज किनारे वाला ले रहे हो, और दूसरा क्या है, ब्लंट सा होगा, मतलब ज्यादा तेज ना हो, ठीक है। तो दोनों में अब आपको बताना कि किस में इजी होगा और किस में नहीं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, जो शार्प एंड होगा जिसका, वो क्या होगा आपका ईज़ी होगा, ठीक है? और जो ब्लंट वाला होगा उससे आपको कट करना क्या होगा? उसे कट करना आपके लिए होगा डिफ़िकल्ट। अब हमें इनका रीज़न देना है, आसान क्यों है अगर हम शार्प एज से कट करते हैं? क्योंकि देखो सेम वही बात है कि जो शार्प एज होता है, अप्लाई द सेम फोर्स ओवर अ स्मॉलर एरिया, ठीक है? स्मॉल एरिया पे क्या है, अ, सेम फोर्स क्या उसमें अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर को बढ़ा देता है और एप्पल को क्या है, बड़े ईज़िली और स्मूथली क्या है, कट कर देगा। बट जो हम ये ब्लंट नाइफ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्लंट एजेस है जो, वो क्या कर देता है, वो स्प्रेड कर देता है फोर्स को किसमें, ओवर अ लार्ज एरिया, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है और एप्पल है वो आसानी से नहीं कटता, और उसको कट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या है, एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या इनके रीज़न भी देने हैं। What can you conclude from your observations in table 6.1, कि जो 6.1 टेबल में आपने ऑब्जर्वेशन की है उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? We conclude that when the area over which a force applied is smaller, the resulting pressure is higher, making it easier to do certain tasks। कि हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जब किसी फोर्स को जिस एरिया पे लगाया जाता है तो वो छोटा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे कुछ भी काम करना आसान हो जाता है। देखो आपने इसे इस तरीके से याद रखना है कि देखो हमें पता है प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब याद रखना है कि देखो अब यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और नीचे एरिया में क्या है, इनवर्स में क्या है, एरिया। याद रखना जितना ज़्यादा फोर्स जितना ज़्यादा होगा, सॉरी प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर क्या कह रहा है कि अगर आपका एरिया मान के चलो, ठीक है, अगर आपका एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उस में क्या होगा, आपका प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसे याद रखना है आपको कि अगर आपके पास है, देखो इस तरीके से, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, इसका मतलब क्या है कि आपका P होता है प्रोपोर्शनल F के, और P होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, A के, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्टली है, इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना कम प्रेशर उतना कम फोर्स, ठीक है। इसमें आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा चलेगा, ठीक है। मान के चलो आपका एरिया क्या है, अगर अगर मेरा मान के चलो एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रेशर मेरा क्या होगा,
कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। This is why it is easier to drive a nail using its pointed end and it is easy to cut an apple with the sharp edge of a knife। कि यही कारण है कि कील को उसके नुकीले हिस्से से ठोकना आसान होता है और चाकू के तेज किनारे से सेब काटना भी आसान होता है, जो अभी हमने पीछे किया था ना। You must have seen overhead water tanks figure 6.4 in your locality or on the rooftops of houses used for water supply। कि आपने अपने आसपास या घरों की छतों पर पानी के लिए लगी टंकियों को देखा होगा, है ना। वो ऊंचे पानी के टैंक देखे होंगे आपने, जैसे इस तरीके से, या आपके घरों की छत पे भी जो पानी का टैंक होता है हम उसको ऊंचाई पे रखते हैं। Why are these tanks always placed at a height? कि ये टैंक हमेशा ऊंचाई पर ही क्यों लगाए जाते हैं। डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? कि क्या लिक्विड भी प्रेशर, ठीक है, क्या लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं। तो ये हमें देखने एक एक्टिविटी से। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए चलिए और पता करते हैं इस एक्टिविटी को। ठीक है, जो फाइंड आउट करते हैं हम इस चीज को कैसे, एक्टिविटी को कंडक्ट करके। एक्टिविटी 6.1 लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। आइए ट्राई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। टेक टू ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप्स ऑफ द सेम लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स एज शोन इन फिगर दिस। कि आपको दो ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने हैं, ठीक है, कांच या प्लास्टिक की पाइपें लेनी है जिनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अबाउट 25 सेंटीमीटर हो, लेकिन उनके जो डायमीटर्स है वो अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि आपको क्या है दिखाया गया है इसमें। ठीक है, टेक टू गुड क्वालिटी रबड़ बैलून्स। दो अच्छी क्वालिटी के रबड़ के बैलून्स लेने हैं। ठीक है, बलून्स लेने आपने। अटैच देम टू वन एंड ऑफ ईच पाइप। और उन्हें हर पाइप के एक सिरे पर बांध देना है। क्लैम्प द पाइप्स ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर दिस। पाइपों को स्टैंड पर जैसा कि फिगर 6.5 में दिखाया उसके अकॉर्डिंग आपने इसको कस के लगा देना है। नाउ फिल बोथ द पाइप्स विद वाटर अप टू द सेम लेवल अबाउट हाफ वे। अब आपने दोनों पाइप है ना उन्हें पानी से बराबर लेवल तक भरना है, लगभग आधी ऊंचाई तक। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द बलून्स। ऑब्जर्व करना है कि गुब्बारों में क्या होता है। डू बोथ बलून्स बल्ज। क्या दोनों जो बलून्स हैं क्या वो फूलते हैं। डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट। क्या वो सेम मात्रा में फूलते हैं। वट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। आप इसी एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द टू बलून्स बल्ज टू द सेम एक्सटेंट। तो आपने देखा होगा कि दोनों बलून है वो सेम, ठीक है, समान मात्रा में एक जैसे फूले हैं। वाई इज इट सो। ऐसा क्यों हुआ। नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स द वेट ऑफ वाटर इन द टू पाइप्स इज डिफरेंट। अब क्या कह रहा है कि देखो, नोटिस करना कि दोनों पाइपों के डायमीटर अलग थे, अलग होने के कारण दोनों में पानी का क्या था, जो पानी का वेट था वो भी क्या था, अलग है। However, the bulge in both the balloons is the same। इसीलिए दोनों जो बलून्स हैं उनका फूलना क्या है, सेम है। This means that the weight of water in the pipes could not be responsible for the extent of the bulge of the balloons। कि इसका मतलब है कि पाइपों में पानी का जो वेट है, गुब्बारों के फूलने की जो मात्रा उसके लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Could it be that the water column is exerting pressure। क्या ये हो सकता है कि जो पानी वाटर कॉलम है वो प्रेशर डाल रही हो। Yes, it is the pressure exerted by the water column which is responsible for the bulge। हाँ, गुब्बारों के फूलने के लिए पानी का जो वाटर कॉलम ने जो प्रेशर डाला वो ही रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट्स प्रोड्यूस इक्वल बल्जेस इन द बलून्स डिस्पाइट देयर डिफरेंट डायमीटर्स। इसी कारण पानी का जो, ठीक है, जो वाटर कॉलम की जो हाइट थी सेम होने पर भी, डायमीटर अलग होने के बावजूद भी दोनों गुब्बारों में क्या हुआ कि जो फूला है वो कैसा हुआ है, एक जैसा ही हुआ है। ठीक है, दोनों में इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। What will happen to the bulge of the balloon if we increase the height of the water column। कि क्या होगा
अगर हम पानी का जो वाटर कॉलम की ऊंचाई को अगर हम बढ़ा दें तो गुब्बारा है जो बलून है हमारा उसके बल्ज का क्या होगा, ये लड़की ऐसा पूछ रही है। तो देखते हैं, pour some more water in any one of the pipes used in figure दिस, कि आपने क्या करना है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दिया है, आपने इसमें दिखाई मतलब यूज किए गए किसी भी पाइप में थोड़ा और पानी डालना आपने, ठीक है। ऑब्जर्व द बल्ज ऑफ द बलून, और अब आपने ऑब्जर्व करना है गुब्बारे को, ठीक है, कि वो कितना बल्ब जो है ऑब्जर्व करना है। रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू टाइम्स, कि इस प्रोसेस को आपने कुछ बार दोहराना है। एडिंग मोर वाटर ईच टाइम एंड नोटिंग द एक्सटेंट ऑफ बल्ज एज शोन इन फिगर दिस, आपने हर बार थोड़ा और पानी डालना है, जैसा कि फिगर 6.6 में आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग बल्ज है जो जितना हुआ आपने उसको क्या है नोट करते रहना है, ठीक है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ द रबर बैलून एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, कि क्या आप रबड़ के जो बलून है उसके उभार आया उसकी जो मात्रा और पाइप में जो वाटर कॉलम की जो ऊंचाई है उसके बीच कोई रिलेशन देखते हैं। You must have observed that the bulge of the balloon increases as the height of the water column increases, कि आपने जरूर देखा होगा कि जैसे जैसे वाटर कॉलम की ऊंचाई बढ़ती है गुब्बारे का उभार भी क्या है बढ़ता जाता है। Thus, as the height of the water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of the pipe also increases, which causes the balloon to bulge more. और इस तरह जैसे जैसे पानी पाइप में वाटर कॉलम की ऊंचाई बढ़ती है ना, तो पाइप का जो निचला हिस्सा है उसमें भी प्रेशर भी बढ़ता है, जिससे बलून क्या है और भी ज्यादा फूलता है। सो वी कैन से दैट द प्रेशर exerted by a liquid in a vessel depends on the height of its column। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बर्तन में लिक्विड, ठीक है, एक जो बर्तन है उसमें जो लिक्विड ने जो प्रेशर लगाया है वो उसके कॉलम की हाइट पर भी क्या करता है डिपेंड करता है। दिस इज द रीजन वाई ओवरहेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट अ हाइट सो दैट द प्रेशर इन द टैप्स इज इंक्रीज्ड, रिजल्टिंग इन अ गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स। और यही कारण है कि जो ओवरहेड टैंक होते हैं उनको ऊंचाई पे रखा जाता है ताकि जो टैप है उसमें प्रेशर बढ़ जाए, जिसके कारण क्या कि नलों से पानी की क्या है अच्छी धारा है वो निकले। Suppose you are living on the second floor of a three-storied building and an overhead water tank is placed on the top floor। Suppose करो कि आप 3 मंजिला बिल्डिंग है कोई, उसके दूसरे फ्लोर पे रहते हो और सबसे ऊपरी फ्लोर पे ना एक ओवरहेड पानी की टंकी रखी हुई है। Will you or your friend on the first floor receive a more powerful stream of tap water? Give reason। तो क्या आपको या पहले फ्लोर पर रहने वाले आपके दोस्त को जो टैप वाटर की ज़्यादा पावरफुल स्ट्रीम मिलेगी, आपको इसका रीज़न देना है। डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि क्या लिक्विड है जो वो भी कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर डालते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, आइए नीचे जो एक्टिविटी दी है उसको करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 6.2, लेट अस फाइंड आउट, आइए फाइंड आउट करते हैं। टेक अ यूज प्लास्टिक बोतल एंड रिमूव इट्स कैप, आपने कोई यूज की हुई प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसकी कैप को रिमूव कर देना है, ठीक है। मेक 4 small holes near the bottom around the sides using a needle or a nail। अब आपने क्या करना है, आपने एक सुई या कील का यूज करके नीचे के पास चारों ना 4 छोटे छेद करने हैं। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम एज शोन इन फिगर दिस, और याद रखना है कि जो आप होल करोगे ना, ठीक है, जो बोतल में आप क्या करोगे होल करोगे तो वो सेम ऊंचाई पे हो, जैसे दिख रहा है ना ये यहाँ पे है तो मतलब ठीक है सेम, आपने ये कह रहा है कि सेम ऊंचाई पे ही करना है। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ होल यू कैन स्लाइटली हीट द नीडल एंड पोक इट टू मेक होल्स, और अगर आपको छेद करने में मुश्किल हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सुई को थोड़ा गर्म कर लो और गर्म करके आप क्या उसे आसानी से छेद कर सकते हैं। सील द होल्स विद द टेप एंड फिल द बोतल विद वाटर, अब आपने जो होल किया है उनको आपने टेप से सील करना है और बोतल को पानी से भरना है।
नाउ रिमूव द टेप फ्रॉम ऑल होल्स एट द सेम टाइम। अब आपने एक ही टाइम में सभी होल से टेप को हटा देनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटल। आप देखते हैं कि बॉटल के किनारों पर बने छेदों से पानी बाहर बह रहा है। वट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या अनुमान लगा सकते हैं? इट इंडिकेट्स दैट वाटर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ अ कंटेनर। ये बताता है, इंडिकेट करता है कि जो पानी है एक कंटेनर के किनारों पे भी प्रेशर डालता है। Therefore, we can conclude that liquids exert pressure not only at the bottom of the container but also on its साइड। तो इस तरीके से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लिक्विड है जो पानी है, ना कि वो कंटेनर के निचले हिस्से में बल्कि इसके किनारों पर भी प्रेशर डालता है। इन इनफैक्ट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। वास्तव में मतलब ये बोल सकते हैं कि लिक्विड है वो सभी डायरेक्शन में, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं। यू मस्ट हैव सीन वाटर spurting out like a fountain from leaking joints or holes in water pipe। आपने पानी की पाइपों में लीक होने वाले जोड़ों या जो छेदों से फव्वारे की तरह पानी निकलते हुए देखा होगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन्स? क्या आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? इज इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप? क्या ये पाइपों की दीवारों पर पानी द्वारा लगाए गए प्रेशर के कारण है? एवर हर्ड ऑफ? क्या आपने कभी सुना है? डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर देन द टॉप? कि क्या आप जानते हो कि जो डैम होता है उसका जो बेस होता है ना, उसका जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में? उसके टॉप के कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज द ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम बट ऑल्सो विथस्टैंड्स द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर नियर द बॉटम। अब देखो क्या कह रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रॉड बेस है, उसका जो बेस है, चौड़ा बेस है, वो सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, किसको? डैम के स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि जो नीचे के है ना, जो बॉटम है, बॉटम के पास जो हॉरिजॉन्टल वाटर होता है उसके प्रेशर का भी क्या करता है? उसको भी क्या करता है? उसका भी सामना करता है। The water stored in the dam exerts pressure horizontally on the side walls of the dam and vertically on the floor due to the height of the water level। और जो पानी स्टोर करते हैं डैम में, ठीक है, पानी की जो लेवल की ऊंचाई के कारण डैम की तरफ की दीवारों पर क्या है? हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली और जो फर्श पे क्या है? फर्श पे वर्टिकली रूप से क्या है? प्रेशर डालता है। द प्रेशर विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, जो प्रेशर हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है, इज वेरी लार्ज नियर इट्स बॉटम, इसके नीचे के पास बहुत बड़ा होता है। दस टू विथस्टैंड द प्रेशर द बेस ऑफ द डैम इज मेड ब्रॉडर। इस तरह प्रेशर का सामना करने के लिए जो डैम का जो बेस है उसको कैसा बनाया जाता है? ब्रॉड बनाया जाता है। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एयर आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। अब क्या करा, ये समझने की कोशिश करें कि क्या हवा भी प्रेशर डालती है। तो अब देखेंगे हम इस टॉपिक में 6.2 में प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज ऑल अराउंड अस। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एयर क्या है? हमारे चारों तरफ है, ठीक है, तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। और जो एनवलप है ना, एयर की, ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ के चारों तरफ जो एनवलप है किसकी? एयर की, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स नाइट्रोजन। और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। ये सभी गैसेज इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी की सतह से, सरफेस से कई किलोमीटर ऊपर तक क्या है? फैला हुआ है। Let us find out if the atmosphere exerts pressure by performing the following activity। आइए जो नीचे एक्टिविटी है उसको करके पता लगाएं कि क्या जो एटमॉस्फेयर है वो दबाव डालता है।
तो देखते हैं एक्टिविटी 6.3 लेट अस एक्सप्लोर। आइए जानें। टेक अ पेपर प्लेट, invert it and attach a stick to it as shown in figure 6.9a. Place it on a plain surface. क्या कह रहा है कि एक कागज की प्लेट लेनी है, ठीक है, ये जैसे पेपर प्लेट ले ली और अब क्या करना है, उसे उल्टा करना है और उसमें एक छड़ी जोड़ देनी है, ठीक है, जैसा दिखाई गया आपको इस तरीके से। अब आपने इसको प्लेस करना है प्लेन सरफेस पर। टेक टू आइडेंटिकल शीट्स ऑफ चार्ट पेपर अबाउट 70 सेंटीमीटर इंटू 56 सेंटीमीटर ईच। आपने लगभग 70 सेंटीमीटर, ठीक है, और 56 सेंटीमीटर के हर एक के प्रत्येक के चार्ट पेपर की दो सेम शीट लेनी है। फोल्ड वन शीट ट्वाइस एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट। आपने क्या करना है, फोल्ड करना है एक शीट को, तो 2 बार फोल्ड करना है और सेंटर में एक क्या बनाना है, उसके छेद बनाना है, ठीक है, होल बनाना है आपको। बिग इनफ फॉर द स्टिक टू कम आउट, ठीक है, और इतनी बड़ी कि उसमें से छड़ी बाहर आ सके। प्लेस द फोल्डेड शीट ऑन टॉप ऑफ द इन्वर्टेड पेपर प्लेट एंड शोन इन फिगर 6.9 बी। आपको मुड़ी हुई शीट को उल्टी कागज की प्लेट के ऊपर रखना है, जैसा कि 6.9 बी इस फिगर में दिखाई गया, ठीक है, इस तरीके से रखना है। नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट कवर्ड विद द फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक। अब आपको ट्राई करना है छड़ी का यूज करके मुड़ी हुई शीट से ढकी हुई कागज की प्लेट को उठाने का प्रयास करना है। ऑब्जर्व हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट इट। ऑब्जर्व करना है, देखें कि इसे उठाने के लिए कितने एफर्ट्स की आपको जरूरत है। नाउ प्लेस द सेकेंड अनफोल्डेड चार्ट पेपर शीट इन इट प्लेस ऑफ द फोल्डेड शीट। अब आपको क्या करना है, जो मुड़ी हुई शीट थी ना, उसकी जगह पे दूसरी बिना मुड़ी हुई चार्ट पेपर शीट को रखना है। मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ दिस चार्ट पेपर फॉर द स्टिक टू पास थ्रू। अब आपको क्या करना है, इस चार्ट पेपर के बीच में छड़ी के पास होने के लिए एक आपको होल करना है। कवर द पेपर प्लेट विद द अनफोल्डेड चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 6.9 सी। और अब आपको कागज की प्लेट को बिना मुड़ी हुई चार्ट पेपर से ढकना है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दिया है। लिफ्ट द पेपर प्लेट अगेन एंड फील द एफर्ट नीडेड इन डूइंग सो। लिफ्ट करना है आपको पेपर प्लेट को, ठीक है, कागज की प्लेट को फिर से उठाना है और उसे ऐसा करने में आवश्यक प्रयास महसूस करें। In which case is the lifting easier with the folded or the unfolded chart paper covering the paper plate? क्या कह रहा है वो कि किस केस में उठाना आसान है, मुड़ी हुई या बिना मुड़ी हुई चार्ट पेपर से कागज की प्लेट को ढकने पर। You would have observed that more effort is needed to lift the paper plate when it is covered with the unfolded chart paper. आपने देखा होगा कि जब हम कागज की प्लेट है ना, जो बिना मुड़ी हुई चार्ट पेपर से ढकी होती है, तो उसे उठाने के लिए मुड़ी हुई चार्ट पेपर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आपको क्या है, एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, देन द फोल्डेड पेपर। When we cover the paper plate with unfolded chart paper, the area of the covering sheet increases. कि जब हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, किसे करते हैं, जब हम कागज की प्लेट को बिना मुड़ी हुई चार्ट पेपर से कवर करते हैं, तो कवर करने वाली शीट का जो एरिया है वो क्या है, बढ़ जाता है। द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट इंक्रीजेज। और जो एफर्ट है कागज की प्लेट को उठाने के लिए जो जरूरी एफर्ट होता है वो बढ़ जाता है। नोटिस दैट द वेट ऑफ द कवरिंग शीट हैज नॉट चेंज्ड। नोट करना है आपने कि जो ढकने वाली शीट का वजन नहीं बदला है। वट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस। आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर फोर्स ऑन द कवरिंग शीट विच मेक इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट। हम इन्फर कर सकते हैं, हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हवा ढकने वाली शीट पर क्या है, फोर्स लगाती है, जिससे कागज की प्लेट को उठाना मुश्किल हो जाता है। मोरेवर दिस फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कवरिंग शीट। इसके अलावा ये फोर्स ढकने वाली शीटों के एरिया में
ठीक है, उसके एरिया में क्या है कि वृद्धि के साथ बढ़ता है, इंक्रीज होने के साथ बढ़ता है। इट मीन्स दैट द एयर इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द पेपर प्लेट विच इंक्रीजेज एज द एरिया ऑफ द शीट कवरिंग इट इंक्रीजेज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हवा है वो कागज की प्लेट पे क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है जो इसे ढकने वाली शीट का एरिया बढ़ने पे बढ़ता है। एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, हमें पता है कि फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो वी कैन कंक्लूड दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द पेपर शीट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा कागज की शीट पर प्रेशर डालती है। इनफैक्ट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, कि जो हवा है वो तो प्रेशर सभी ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है। ठीक है, द प्रेशर exerted by air around us is known as atmospheric pressure। पूछ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो क्या है, हमारे चारों ओर जो हवा द्वारा डाले गए जो प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, You must have experienced that when you blow air into a balloon, it gets inflated। कि आपने क्या देखा होगा, क्या अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप एक बलून में हवा भरते हो तो वो फूल जाता है। Why? क्यों? This is because the air being filled inside the balloon exerts pressure on the walls of the balloon। Figure 6.10 क्या कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि बलून के अंदर जो हवा भरी जा रही है ठीक है, जो हवा भरी जा रही है वो बलून की दीवारों पर क्या करती है, दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, कि क्या हम कह सकते हैं कि हवा सभी डायरेक्शन में प्रेशर डालती है। यस, हाँ, दैट इज वाई द बलून एक्सपेंड्स इन ऑल डायरेक्शन। यही कारण है कि जो बलून है वो सारी डायरेक्शन में फैल जाती है। What happens, क्या होता है, when an inflated balloon is kept without closing its mouth, कि क्या होगा जब आप फूला हुआ गुब्बारा है, ठीक है, उसका मुंह बंद किए बिना आप उसको रखते हो तो क्या होता है, द एयर escapes from the balloon। हवा गुब्बारे से बाहर निकल जाती है। Why does the air escape from the balloon? हवा गुब्बारे से बाहर क्यों निकलती है? Have you ever wondered how large the atmospheric pressure is? कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना बड़ा होता है। Let us get an idea about its magnitude by performing the following activity। आइए नीचे दी गई एक्टिविटी को करके हम इसके रिजल्ट के बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 6.4 लेटर्स परफॉर्म, आइए परफॉर्म करें। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, एक अच्छी क्वालिटी वाला रबर सकर लेना है। प्रेस इट firmly अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस, और इसे किसी फ्लैट सरफेस के अगेंस्ट मजबूती से आपको दबाना है। डू यू रियलाइज दैट इट स्टिक्स टू द सरफेस, क्या आपको एहसास हुआ कि ये तो जो सरफेस है उससे चिपक जाता है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ, अब आपने इसे खींचने की कोशिश करनी है। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुट इट ऑफ, क्या आपको इसे खींचना मुश्किल लगता है। When we press the sucker, जब हम सकर को प्रेस करते हैं, most of the air between its cup and the surface on which it is placed is pushed out and the air pressure inside it is reduced। कि जब हम सकर को दबाते हैं तो उसके कप और जिस सरफेस पे इसे रखा जाता है उसके बीच की ज़्यादातर हवा बाहर निकल जाती है और इसके अंदर हवा का जो दबाव है वो क्या है, कम हो जाता है। द sucker sticks to the surface because the pressure of air surrounding the sucker is higher than the pressure exerted by the air inside the sucker। कि जो सकर है वो सरफेस से चिपक जाता है क्योंकि सकर के चारों ओर हवा का प्रेशर है सकर के अंदर की हवा के द्वारा लगाए गए प्रेशर से ज़्यादा होता है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be strong enough to overcome the pressure difference between outside the sucker and inside the sucker। कि सकर को सरफेस से खींचने के लिए जो लगाया गया फोर्स होता है वो सकर के बाहर और उसके अंदर के प्रेशर के डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या है कि बहुत मजबूत होना चाहिए। डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, क्या आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा बड़ा है।
The force exerted by the atmospheric air column over an area 15 into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg और 2250 न्यूटन। कि जो क्या कह रहा है ये कि जो फोर्स एक्सर्ट करता है कौन, एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम एरिया, ठीक है, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, जो टोटल लगाया गया जो ये फोर्स है वो टोटल 225 किलोग्राम कह रहा है, ठीक है, या 2250 न्यूटन मास वाले ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure। और जिस कारण हम इस वजन के नीचे कुचले नहीं जाते हैं वो ये है कि हमारी शरीर के अंदर का जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। दिस balances द प्रेशर exerted फ्रॉम आउटसाइड। और ये जो बाहर से लगाए गए प्रेशर को क्या करता है, बैलेंस करता है। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड गैसेज इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जो प्रेशर है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है वो बॉडी के टिश्यू और जो बाकी जो ऑर्गन में लिक्विड, ठीक है, उनमें क्या है, उसमें जो फ्लूइड है और गैसों की मूवमेंट की वजह से होता है। अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। हमने पीछे पढ़ा था ना ये कि एसआई यूनिट है प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होता है और इसको हम जानते हैं पास्कल से जिसको हम पीए से डिनोट करते हैं। हाउएवर द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज मिली बार। और जो प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है, प्रेशर की वो क्या है, मिली बार, स्मॉल एम स्मॉल बी, विच इज इक्वल टू 100 पीए, जो किसके बराबर है, 100 पास्कल के इक्वल है। एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टो पास्कल। और जो एयर प्रेशर है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, हेक्टो पास्कल में, ठीक है, स्मॉल एच हेक्टो के लिए, पास्कल के लिए वही पीए यानी एच पीए, विच इज इक्वल टू 100 पास्कल, जो कि किसके बराबर है, 100 पास्कल के इक्वल होता है। तो ये था हमारे आज की चैप्टर का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हमने प्रेशर और उससे रिलेटेड बातों को पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो, अच्छे से देखना समझना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे विंड स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग वगैरह के बारे में और साइक्लोन के बारे में स्टडी करेंगे।